नियुक्ति पत्र बांट रही है। सरकार का दावा है कि 8.5 साल की सरकार में उन्होंने 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जबकि पिछली सरकारों में प्रदेश की दुर्गति हुई। सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान विपक्ष पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पहले एक परिवार के लोग पैसा लेकर भर्ती करते थे, यूपी की जनता को लूटते थे। अब मामले की जांच की जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। सीएम योगी ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्स-रे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने 8.5 साल में 8.5 लाख से ज्यादा लोगों को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी है। 2017 से पहले सिस्टम में दीमक लग गई थी, जो इसे अंदर से खोखला कर रही थी। ये उत्तर प्रदेश, जिस पर प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा है, उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया। जब प्रदेश ही बीमारू हो गया तो नागरिकों की क्या हाल होते रहे होंगे। पहचान का संकट खड़ा हो गया। नौजवान को नौकरी नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी असहाय रहता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। जो कार्य 70 वर्ष में नहीं हो पाया, उससे भी 2.5 गुना वृद्धि हम लोगों ने मात्र 8-8.5 वर्ष के अंदर उससे बेहतर गति देकर के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये सफलता तब प्राप्त की है जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी की गारंटी मिली। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया जब संपन्न हुई, तब ये परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक परिवार के लोग पैसा लेकर भर्ती करते थे, उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे। जांच की जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते बाकी का जीवन खेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी, हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे, एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। योगी सरकार में अभी तक 8.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। सरकार की मंशा है हर साल 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को 5-5 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया। उन्होंने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री से भरे 48 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा, इन सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो यूपी सरकार और प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है। इस वक्त बाढ़ से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की स्थिति बेहद खराब है। इन 3 राज्यों में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सीएम योगी ने हाथ बढ़ाया है। 48 ट्रकों को राहत सामग्री के साथ सीएम योगी ने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड भेजा है, जिससे वहां के बाढ़ पीड़ितों को राहत मिल सके। भी उनके साथ उनके संकट में खड़े हैं और उत्तराखंड और हिमाचल में चूंकि भारी पैमाने पे आपदा के कारण बादल फटने की घटनाएं, अतिवृष्टि की घटनाएं बड़े पैमाने पे हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता अतिरिक्त उत्तराखंड को और 5 करोड़ की हिमाचल सरकार के राहत कोष के लिए भी हम लोग धनराशि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसे उत्तराखंड में मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह की उत्तराखंड सरकार की सहायता को लेकर के जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी हिमाचल सरकार की राहत सामग्री को लेकर के जा रहे हैं और साथ साथ सहायता राशि भी लेकर के जाएंगे और पंजाब के बहन और भाइयों के लिए राहत सामग्री लेकर के सहारनपुर के नगर विधायक श्री राजीव गुंबर जी लेकर के जाएंगे। इन ट्रकों के साथ योगी सरकार के प्रतिनिधि भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि इन सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है। ये सभी वहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदना वहां के नागरिकों तक प्रेषित करने के साथ ही सरकार को पत्र भी उपलब्ध करवाएंगे कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये राहत सामग्री यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे हम भी आपके संकट में आपके साथ खड़े हैं और पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान में तो सहभागी है ही, संकट में भी हम उस संकट का जब मिलकर के सामना करते हैं फिर संकट संकट नहीं रह जाता है और आज यही कार्य हम लोग यहां पर कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी और तुरंत समस्याओं के समाधान के आदेश दिए। इस दौरान एक दृष्टिहीन भी अपनी समस्या लेकर पहुंचा था। सीएम ने दृष्टिहीन को मदद का भरोसा दिया, साथ ही स्मार्ट स्टिक भी दी। स्मार्ट स्टिक को पाकर दृष्टिहीन काफी खुश नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 48 गाड़ियों में भरकर राहत सामग्री को रवाना किया है। वहीं 5-5 करोड़ रुपए का जो अंशदान है वह भी तीनों सरकारों को यहां मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी किया है। पेश त्यागी, न्यूज़ 18 के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की सघन जांच के आदेश दिए। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच होगी और इसके लिए हर जिले में विशेष जांच टीम बनेगी। बिना मान्यता वाले कोर्सेज पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन में शासन को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए और इस जांच की निगरानी मंडलायुक्त करेंगे। योगी सरकार ने टीम गठित कर राज्य के सभी 75 जिलों में स्थित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की सघन जांच के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि 18 मंडलों के हर मंडलायुक्त अपने अपने मंडल के हर जिले के लिए अलग अलग विशेष जांच टीम गठित करेंगे। इस टीम में अनिवार्य रूप से एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस विभाग का अधिकारी, एक शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। सीएम योगी ने सीधे तौर पर निर्देश में कहा है कि जो मंडलायुक्त होंगे वो विशेष नजर इस पूरी जांच टीम पर रखेंगे, इस पूरी कार्रवाई पर रखेंगे और निगरानी करेंगे और खुद मॉनिटरिंग करेंगे। जांच के तहत हर संस्था से शपथ पत्र लिया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि संस्थान द्वारा केवल मान्यता प्राप्त कोर्स ही संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी छात्र का प्रवेश बिना मान्यता वाले कोर्स में नहीं हुआ है। बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन में शासन को पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी। टीम का हर क्षेत्र में मंडल स्तर पर गठन किया जाए। इसमें पुलिस के, प्रशासन के और शिक्षा विभाग समेत अलग विभागों के सभी अफसर मौजूद होने चाहिए इस विशेष टीम में। और 15 दिन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये रिपोर्ट भी तलब की है पूरे उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जांच की। जो अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं इनकी मान्यता की जांच कर। इससे पहले श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय के विरोध पर एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर एबीवीपी के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों की जांच का भरोसा दिया। मंडल की वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सटीक और गहराई से सारे बिंदुओं पर जांच कराने की बात हम लोगों से बोली है। हमारी जो 4 मांगे थी उन सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। पुलिस कर्मियों और बर्बर लाठीचार्ज के अंदर जो दोषी थे उन पर कार्यवाही की बात हुई। साथ ही साथ जो 6 उपद्रवी गुंडे थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। छात्रों का निष्कासन वापस हुआ है और इस पूरे मामले में बुलडोजर एक्शन हम सब ने देखा है। साथ ही साथ जो अभी और अवैध निर्माण या कब्जा है उनको भी कब्जा मुक्त कराने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। दरअसल बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी के साथ साथ अन्य मुद्दों पर सामने आई अनियमितताओं के बाद योगी सरकार ने ये आदेश दिए।
पिछले दिनों विद्यार्थी परिषद का जो आंदोलन हुआ रामस्वरूप विश्वविद्यालय में, उसके बाद योगी सरकार ने सख्त निर्देश अब दिए हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो कोर्स चल रहे हैं उनकी मान्यता की जांच कराई जाए और इसके लिए बाकायदा विशेष जांच टीम का भी गठन कर दिया गया है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बाबा बागेश्वर के बयान पर घमासान मचा है। एक और हिंदूवादी नेता और बीजेपी के लोग जहां धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिख रहे हैं, वहीं विपक्ष और मुस्लिम नेता उनके विरोध में उतरे हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात कहते हुए हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की बात कही। इसके बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 के खास शो पर बाबा बागेश्वर के दिए बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। मुस्लिम धर्मगुरु जहां इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं साध्वी प्राची और बीजेपी सांसद धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं। हम तो लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू संगठनों के सभी कार्यकर्ता लगे हुए। आप करिए, उन शेरनियों को निकाल के लाइए। शाहीन बाग वाली, वो शाहीन बाग में जो नंगा नाच कर रही थी और बॉर्डर पर जो बैठी थी, बाढ़ से वो निपटाएगी तुम्हें। इंटरनेशनल अगर आप चीज चेक करें, ये जो आबादी है उसका संतुलन तो बिगड़ा है, इसमें तो दो राय है। तो इसके अंदर इसमें भी दो राय नहीं है कि भाई बागी बारिश ने ये भी कहा बाबा ने कि भारत का जो मुसलमान है 99% 95% वो यही की धरती पर उससे जबरदस्ती किसी जमाने में मुसलमान बनाए और उनको रिजिड बना दिया गया, क्योंकि उनको शिक्षा ही ऐसी दी गई रिजिड है। तो उन्होंने कोई ऐसी गलत बात तो नहीं कही है। वहीं बाबा बागेश्वर के बयान पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने बाबा बागेश्वर को नकली हिंदू बताया है। साथ ही सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने भी बाबा बागेश्वर के बयान पर ऐतराज जताया है। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, देखिए इस दुनिया में सबसे पहला शख्स अगर कोई आया तो उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारा मानना है, हमारा फेथ है। माई हवा उनकी जो वाइफ थी और वहीं से इंसानियत शुरू हुई, आदम से आदमियत, आदम बना। तो मेरा मानना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का कि जो अतीत जो माजी है ना, वो मुसलमान थे, वो बाद में चोरी किया हुआ माल है। कथावाचकों का सवाल है, ये कोई कथावाचक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। न तो उनकी शिक्षा है, न कोई दीक्षा है, न कोई ज्ञान है। और इनका इस समय जो रवैया है संपत्ति इकट्ठा करने का है। मैं जरूर आग्रह करूंगा भारत सरकार से कि ऐसे लोगों के पास जिनके पास अनाप शनाप संपत्ति है, कहीं न कहीं इनकी संपत्ति पर ग्राम है। दरअसल बाबा बागेश्वर ने न्यूज 18 के शो में भगवाए हिंद और हिंदू राष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा था कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिसके बाद उनके बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कौशाम्बी में अपना दल कमेरावादी का राष्ट्रीय अधिवेशन 13 सितंबर को होगा। 14 सितंबर को आम सभा होगी। इस दौरान पार्टी की रणनीति और संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी। 13 सितंबर से अधिवेशन शुरू हो रहा है। पहले दिन पार्टी की रणनीति और संगठन पर चर्चा होगी। और अपना दल कमेरावादी का राष्ट्रीय अधिवेशन 13-14 सितंबर को जनपद कौशाम्बी विधानसभा सिरातू में आयोजित किया जा रहा है। और ये 2 दिवसीय अधिवेशन के प्रथम दिन मतलब 13 सितंबर को हम लोग तमाम राजनीतिक और संगठन से जुड़े हुए मुद्दों की चर्चा करेंगे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, आगे की क्या होंगी, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। जो राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी के लोग हैं उसमें से चिन्हित प्रतिनिधि राजनीतिक विषयों पर उठा करके उस पर चर्चा करेंगे और प्रस्ताव जारी होंगे। और तत्पश्चात दूसरे दिन जो तमाम प्रस्ताव पारित हुए हैं, निर्वाचन हुआ है, वो 14 सितंबर को सैनी मैदान में बड़ी आम सभा के माध्यम से हम लोग आम जनमानस के बीच में तमाम प्रस्ताव रखेंगे।
भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए मतदान कल होगा और नतीजे भी कल ही घोषित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की देर शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। संसद से सोशल मीडिया तक उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चाएं आम हैं और दोनों ही गठबंधन डिनर पॉलिटिक्स के जरिए चुनाव साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के सामने जीत का कोई संकट नहीं। एनडीए के पास कुल सांसदों की संख्या 445 है और जीत के लिए 391 वोट जरूरी है। वहीं इस चुनाव को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है और पलटवार का भी दौर जारी है। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। तो आंकड़ों का हिसाब, क्या एनडीए का रास्ता साफ, इसी को लेकर चर्चा जोरों पर है। एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक, कौन अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब होगा। हालांकि संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए की स्थिति मजबूत नजर आती है। पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं 100 से 150 वोटों के अंतर में एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा और फिर बात को विपक्ष यही कहेगा कि चुनाव में गड़बड़ हुआ है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। कौन सा उनका आंकलन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ क्रॉस वोट होने की कोई संभावना नहीं है। अगर क्रॉस वोट हुआ तो एनडीए की तरफ से होगा, हमारी तरफ से। वो हारने के बाद भी यही कहने वाले हैं कि हम जीत गए और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो फिर से कहें कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है। तो भगवान भला करे उनका भी, ठीक है। तो उनको कहने दीजिए ना, 100 वोट का कम से कम 150 वोट का अंतर है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक ने भी तैयारियां जोरों पर की हैं। दिल्ली में आज विपक्ष के सांसदों को लेकर चुनाव की जानकारी दी जा रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में है। हम लोगों ने कहा कि एक दिन पहले आ जाएं और बहुत सारे लोगों को टिक मार करना है, 1 लिखना, क्या लिखना, इसको भी लेके कंफ्यूजन है। तो एक मॉक पोल भी हम लोग 2:30 बजे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सारे अपोजिशन पार्टीज के एमपीज को हम लोगों ने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि आ जाएं, ताकि हम उन पे मॉक पोल करें और उनको दिखाएं और बताएं कि किस तरह से पोलिंग होती है और क्या करना है पोलिंग में। ये जनरली हर इलेक्शन के पहले होता है हर जगह, तो वो एक ड्रिल हम लोग आज करवाएंगे।